हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अक्षय लौरा। तो आज हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 12th क्लास का एक चैप्टर जिसका नाम है सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ड लिखा गया है इसका मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑल्सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एक अलग चीज़ है और हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, वो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमें बहुत सारा टाइम लगा, बहुत सारी हमने मीटिंग्स रखी। उन मीटिंग्स को करने के बाद में धीरे धीरे हमने अपने एक बुक में इसको मेंशन किया और धीरे धीरे नए नए आर्टिकल बनाए, शेड्यूल्स बनाए, पार्ट्स बनाए और फाइनली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनकर तैयार हो गया था। अब बात ये कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या क्या हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक बात बोली है, वो बात क्या है उसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है। I think that the Indian Constitution is manageable and flexible and it is capable of maintaining unity of our country in the times of war and peace both। इसका मतलब अंबेडकर जी कहते हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो समय समय पर जब जब युद्ध वगैरह, बैटल वगैरह किसी देश के साथ होती है तब इसमें क्या है, बहुत सारे चेंजेस लाए जा सकते हैं, बहुत सारे इसमें क्या है अमेंडमेंट लगाए जा सकते हैं। ठीक है, और ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन किसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, इंडिया के सिटीजन्स को देता है। बिकॉज क्योंकि ये हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी किसे मिलेगी, हमें मिलेगी, यानी कि इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं उनको मिलेगी। ठीक है, अब पहले बात हम करते हैं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, दिमाग में एक सवाल आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिरकार होता क्या है। देखिए, एक प्रकार से एक डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे जो कंट्री है उसके रूल रेगुलेशन एक्ट, उसके जितने भी प्रकार के कानून कायदे होते हैं वो एक डॉक्यूमेंट के तौर पर रखे जाते हैं। उसी डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे बहुत से आर्टिकल हो सकते हैं। वो आर्टिकल अलग अलग टाइप से अलग अलग चीज़ों को मेंशन करते हैं, अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हो गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो गए, ग्राम सभा हो गई, ग्राम पंचायत हो गई, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, जितने भी टाइप की हमारी गवर्नमेंट के अंदर जितना भी काम चलता है, रूल रेगुलेशंस चलते हैं। आज के टाइम में एट प्रेजेंट जिस तरीके का भी सिस्टम चल रहा है वो किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहा है। आप लोगों को पता होगा कि लोकसभा जो होती है उसकी जो सरकार रहती है वो कितने साल के लिए रहती है, 5 साल के लिए रहती है। तो ये 5 साल किस में मेंशन किए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा जो हमें वोटिंग राइट जो मिलता है वो कितनी उम्र के बाद में, कितनी एज के बाद में मिलता है, अबव 18 18 साल के बाद में क्या होता है, हमें वोटिंग राइट मिल जाता है। ठीक है, अब आपको पता होगा पहले 21 साल में मिला करता था, यानी कि जब हम 21 ईयर ओल्ड हुआ करते उसके बाद हमें वोटिंग राइट मिलता था। बट क्या है, अमेंडमेंट लगाने के बाद में क्या कर दिया, इस एज को क्या कर दिया, घटा दिया गया और लास्ट एज कितनी कर दी, 18 प्लस वाले जितने भी हैं उनके पास में वोटिंग राइट होगा और वो अपना वोट दे सकते हैं। अब बात सोचने वाली ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में वो बात लिख दी गई थी 21 साल की कि भाई 21 साल वाला ही वोट देगा, तो इसको चेंज 18 साल में क्यों किया और कैसे किया। तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे देखो अंबेडकर जी ने एक बात लिखी है। क्या लिखी है, इसके अंदर बोला है कि मैनेजेबल, और दूसरी बात ये देखो क्या लिखा है, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है एकदम लचीला। जब जब हमको कोई चीज़ की नीड होती है, ज़रूरत होती है, तब हम उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं। हमें यूँ लगा कि 21 साल की जो उम्र है, जो एज है, वो नहीं होनी चाहिए, एज होनी चाहिए 18 की, यानी कि 18 प्लस वाला वोट दे सकता है। तो ये जो चेंजेस लेके आए, अमेंडमेंट के दौरान लेके आए, संविधान संशोधन के दौरान लेके आए। तो ध्यान देने वाली बात यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बन गया
शुरुआत में जो स्ट्रक्चरल कमेटी ने बना दिया, उसके बाद में इसमें जो नए नए चेंजेस आते हैं वो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, जो आज का माहौल चल रहा है उसमें बहुत सारे चेंजेस लाए जाते हैं धीरे धीरे अमेंडमेंट लाके। अब अमेंडमेंट क्या होता है, किस तरीके से लाया जाता है, उनको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो चैप्टर इससे रिलेटेड होगा। अभी हमारा जो चैप्टर है वो हमें सिर्फ क्या प्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ फीचर्स प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और वही चीज़ मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिस तरीके का। अब मेन बात यहाँ ये आती है कि जो फीचर्स होते हैं, इन फीचर्स के अंदर सबसे पहले जो फीचर आता है वो आता है कौन सा, देखिए बोर्ड पे लिखा है सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशन। सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशन इसका मतलब होता है संप्रभु संविधान, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय पीपल हो, यानी कि जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चेंजेस लाए जाते हैं वो अकॉर्डिंग टू सिटीजन्स प्रॉब्लम। अगर मान लो कोई सिटीजन्स को प्रॉब्लम आ रही है, कुछ वो नया चीज़ चाहते हैं, या कंट्री के अंदर गवर्नमेंट कोई नया रूल रेगुलेशन अप्लाई करवाने वाली है, तो उसके लिए क्या उसको चेंजेस लाने पड़ते हैं, और वो चेंजेस कहाँ किए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में किए जाते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी पीपल हैं इस कंट्री में रहने वाले, वो मेकर्स हैं, किस चीज़ को मेक करने वाले, गवर्नमेंट को, और वही गवर्नमेंट किस में चेंजेस ला सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इनडायरेक्ट वे में हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी सिटीजन हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को मेक करने का काम करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम किन की है, पीपल्स की है, काम कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी, और किस में काम किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में काम किया जाएगा। तो इनडायरेक्ट वे में हम बात करें तो सीधा सा कि जो पीपल हैं उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, उनमें नए नए रूल रेगुलेशन लाने के लिए हमें चेंजेस लाने पड़ते हैं, और वो लेके आती है गवर्नमेंट। किसके लिए लेके आती है, हमारे लिए लेके आती है। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद में देखो सेकेंड पॉइंट आता है प्रियम्बल। सेकेंड पॉइंट क्या आता है, प्रियम्बल। प्रियम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना देखो आपको वैसे पता होगा कि जब कभी भी हम कोई भी ऐसे लिखते हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन देने से पहले उसकी एक समरी टाइप में, शॉर्ट फॉर्म में उसमें कुछ लिखा जाता है, जिससे हमें ये नॉलेज हो जाता है, ये बात की जानकारी मिल जाती है कि इसके अंदर क्या होगा। वही चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो डॉक्यूमेंट है, जो बुक है, उसका जो फर्स्ट पेज है, उस पेज पे लिखी हुई है क्या, प्रियम्बल, जिसका मतलब होता है प्रस्तावना। ये जो चीज़ है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स लिखे गए हैं जो वर्ड्स किसको शो करती है, सिटीजन्स के राइट्स को शो करती है, हमारी कंट्री के मैनेजमेंट को शो करती है, हमारी कंट्री में कौन कौन से रूल रेगुलेशन लगते हैं, कौन कौन से लगाए गए हैं, कौन कौन से इसमें मेंशन किए गए हैं, वो सारी की सारे बातें जो हैं प्रियम्बल में लिखी जाती हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। थर्ड बात अगर हम करते हैं तो देखिए इसमें लिखा हुआ है लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, इट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा भारतीय संविधान जो है वो क्या है, सबसे बड़ा संविधान है। क्योंकि इस संविधान, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए बहुत टाइम लगा था। अब वो टाइम भी हमको याद रखना है। वो टाइम कितना था, 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज। ये जरूर से याद रखना है, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन के अंदर ये बात पूछी जाती है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसको क्रिएट करने में कितना टाइम लगा था। तो आपको पता होना चाहिए ईयर कितने लगे थे, 2 ईयर लगे थे, मंथ्स कितने लगे थे, 11 मंथ्स लगे थे, डेज कितने लगे थे, 18 डेज लगे थे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो सोचने वाली बात है कि इतना टाइम अगर लगा है तो सेशंस भी बहुत हुए होंगे, उसके लिए लोग भी बहुत चाहिए होंगे, उसके लिए अलग अलग ऑब्जर्वेशन भी चाहिए होगा, ओपिनियन भी चाहिए होगा, तो उनके लिए भी मीटिंग्स रखी जाती थी। अब देखो अगला क्या लिखा गया है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ कि लिखित संविधान। जी हाँ, बिल्कुल लिखित संविधान है, यानी कि एक बुकलेट है जिसके अंदर हर चीज मेंशन की गई है, रिटर्न में लिखी गई है कि भाई आर्टिकल नंबर क्या है, 81 में लोकसभा है, आर्टिकल नंबर 80 में राज्यसभा है, ठीक है, प्रेसिडेंट को मेंशन किया गया है, गवर्नर को मेंशन किया गया है, पीएम को मेंशन किया गया है, सीएम को मेंशन किया गया है। ये सारे आर्टिकल मेंशन किए गए हैं, बिल्कुल रिटर्न में लिखे गए हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न है या नहीं है, तो बिल्कुल रिटर्न है, लिखा गया है एकदम।
अब देखने वाली बात है कि लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अगर वो है और लिखित भी है यानी कि रिटर्न में भी है, तो इसके अंदर देखो मैंने अभी बात कही थी आपको कि आर्टिकल हैं, शेड्यूल्स हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके अंदर पार्ट्स कितने थे, उसके अंदर पार्ट्स थे 22। कितने पार्ट्स थे? 22। उसके अंदर अगर आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 395। शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल थे हमारे पास में 12। ये चीज अपने को जरूर से याद रखनी है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इन आर कॉन्स्टिट्यूशन या इन आर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मेनी आर्टिकल इंक्लूडेड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, देन यू कैन आंसर 395। और पार्ट्स का पूछ ले तो 22 पार्ट्स और शेड्यूल्स का पूछ ले तो 12 शेड्यूल्स। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है साथ में कि ये तो था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात। अगर बात करते हैं एट प्रेजेंट कितने हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटी के अंदर एट प्रेजेंट की बातें भी बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आ जाती हैं। तो हमें उन चीज़ों का मतलब कि ध्यान रखना पड़ेगा। तो पार्ट्स ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 22, एट प्रेजेंट है 25। और आर्टिकल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे 395, एट प्रेजेंट है 470। ये जो आर्टिकल हैं ये धीरे धीरे बढ़ते भी चले जाते हैं। वो बढ़ते कब है? जब कोई अमेंडमेंट लगता है। अब अमेंडमेंट से अपने को भी याद रखना है कि जो जीएसटी का अमेंडमेंट लगा था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जो अमेंडमेंट लगा था ये लगा था 2016 में, 2016 के अंदर। ये अमेंडमेंट नंबर था 101। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जो जीएसटी हाल फिलहाल में चल रहा है, जो एक टैक्स है, कब लगाया गया? 2016 में। और उसका नंबर कितना था? अमेंडमेंट नंबर कितना था? 101। अब यहीं से अपने को एक बात और याद रखनी है कि अब तक कितने लग चुके हैं अमेंडमेंट? 104 अमेंडमेंट लग चुके हैं। अब यहाँ से इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये करंट का इश्यू है, तो करंट की चीज़ भी अपने को पता होनी चाहिए। 25 जनवरी 2020 में ये वाला अमेंडमेंट लगा था, यानी कि 104 नंबर अमेंडमेंट कब लगा था? 25 जनवरी 2020 को, अभी थोड़े टाइम पहले लगा है। और ये किससे रिलेटेड है? ये एससी और एसटी की सीटों से रिलेटेड है लोकसभा में। एससी और एसटी की जो सीटें लोकसभा में है उससे रिलेटेड है। 104 अमेंडमेंट नंबर कब हुआ? 25 जनवरी 2020 को हुआ था। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि भाई लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है तो जाहिर सी बात है कि इसमें हर चीज़ लार्ज होगी। अब देखो धीरे धीरे पहले 101वां लगा था 2016 में, फिर 102 भी लगा, 103 भी लगा। करंट में कितना कौन सा लगा? 104 नंबर लगा था 2020 25 जनवरी को। किससे रिलेटेड है? एससी एसटी की सीट से रिलेटेड है लोकसभा के अंदर। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है किसकी? पार्लियामेंट्री सिस्टम। आगे हम बात करें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखिए, हमको पता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट में हमारे पास लेजिस्लेचर भी होता है, एग्जीक्यूटिव भी होता है और जुडिशरी भी होता है। यानी कि एक व्यवस्थापिका जो मैनेज करती है, जो मैनेजमेंट संभालती है, जिसको हम लेजिस्लेचर बोलते हैं। सेकंड होती है एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका, मतलब जो मैनेजमेंट जो भी रूल रेगुलेशन बना रही है उसको फॉलो, उसको अप्लाई करवाने का काम जो करते हैं वो कौन करते हैं? एग्जीक्यूटिव करती है। और फाइनली आता है जुडिशरी। जुडिशरी में जितने भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो होते हैं, हाई कोर्ट जो होते हैं, इनके अंदर क्या होता है कि जो भी मान लो रूल रेगुलेशन बना उसको अप्लाई भी करवा दिया गया। और कई सिटीजन्स ऐसे हैं, कई पीपल्स ऐसे हैं जो उन रूल रेगुलेशन को नहीं मानते हैं, देन उनको पनिशमेंट दी जाती है। और पनिशमेंट देने का हक, जो राइट है पनिशमेंट का, वो किसके पास में है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास में, यानी कि जुडिशरी के पास में। अब मैं बोल रहा हूं पार्लियामेंट्री सिस्टम। देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, थोड़ा सा समझने वाली बात है। एक तरफ मैं लिखता हूं लोकसभा, एक तरफ मैं लिखता हूं राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। अगर मैं इनकी बात करता हूं, देखिए ये भी लेजिस्लेचर का पार्ट है
और ये भी लेजिस्लेचर का पार्ट है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में मैनेज करके क्या करते हैं, रूल रेगुलेशन बनाते हैं। और फाइनली जो प्रेसिडेंट है, जो एग्जीक्यूटिव का एक पार्ट है, वो लास्ट में साइन करता है और साइन करने के बाद में उसको क्या करवा दिया जाता है, पूरी कंट्री में क्या करवा दिया जाता है, अप्लाई करवा दिया जाता है। बात करते हैं, जैसे मान लो ये कोई बिल है, मान लेते हैं ये कोई बिल है, ठीक है। अब इस बिल पे यहाँ के मेंबर्स ने साइन कर दिए, तो ये बिल जाता है किसके पास में, राज्यसभा के पास में जाता है। अगर इन्होंने अप्रूवल दे दिया, फिर लास्ट में किसके पास जाएगा, फाइनली प्रेसिडेंट के पास में जाएगा। वो साइन करने के बाद में एक नया रूल बन जाएगा। अगर मैं इस जीएसटी की भी बात कर लेता हूँ, तो भी एक रूल बना है अमेंडमेंट से। तो कैसे बना होगा, या लोकसभा ने स्टार्ट किया होगा या राज्यसभा ने स्टार्ट करके इस बिल को, और फाइनली साइन किसने किया, प्रेसिडेंट ने, और एक बिल बन गया। ये जो सिस्टम होता है, ये दोनों पार्ट किसके पार्ट है, लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट के ही पार्ट हैं। तो ये पार्लियामेंट के पार्ट ही क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट तरीके से रूल रेगुलेशन बना के अप्लाई करवा रहे हैं। इसी को बोला जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत बड़ी विशेषता है, एक फीचर है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ना हो तो क्या होता। देखिए, ये तो हमने अपना लिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हमारा जो सिस्टम चलेगा वो पार्लियामेंट्री सिस्टम चलेगा। मान लेते हैं कि अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम ना होता तो क्या होता। देखिए, एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं था, सिर्फ लोकसभा थी, सिर्फ क्या थी, लोकसभा थी, इसके अलावा कोई नहीं था। तो अब इसमें सिस्टम क्या होगा कि लोकसभा के मेंबर जितने भी होंगे वो तो मनमानी करेंगे, वो तो जो चाहे रूल रेगुलेशन बनाना चाहे बना सकते हैं, क्योंकि उनको किसी को क्या नहीं देना है, आंसर नहीं देना। कोई आके उनसे ये नहीं पूछेगा कि आपने ये रूल क्यों बनाया, कैसे बनाया, क्योंकि वहां पे कोई है ही नहीं, बिकार्मल सिस्टम है ही नहीं, वहां पे दूसरा कोई हाउस ही नहीं है। तो ये सिंगल हाउस क्या करेगा, अपनी मनमानी करेगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपना लिया गया, ताकि क्या हो, कोई भी अपनी मनमानी ना करे और सभी काम क्या हो, मैनेजमेंट तरीके से हो, यानी कि लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से प्रेसिडेंट, और उसके बाद में पूरी कंट्री में उस चीज़ को अप्लाई किया जाए। तो ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, और इसको भी बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे अगले चैप्टर में। जहां भी इसका न्यू टॉपिक आएगा तब इसको हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ इसको फीचर के तरीके से पढ़ रहे हैं। आगे बात करते हैं, लिखा है फंडामेंटल राइट। देखिए, फंडामेंटल राइट की यहाँ पे बात आती है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात कि फंडामेंटल राइट होता क्या है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में मूल या मौलिक अधिकार। वो राइट्स जो हमें इंडियन सिटीजन होने के नाते गवर्नमेंट देती है, उसी को क्या कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये हमारा फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये फीचर लिया कहाँ से गया है, तो ध्यान देना, ये फीचर लिया गया है यूएसए से। यानी कि क्वेश्चन आ जाए फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। अब फंडामेंटल राइट का पार्ट नंबर कितना, पार्ट नंबर है 3 नंबर पार्ट। पार्ट नंबर कौन सा है, 3 नंबर पार्ट। और पूछ लिया जाए ये कितने नंबर आर्टिकल से लेके कितने नंबर आर्टिकल तक इसको मेंशन किया गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल नंबर 12 to 35 के अंदर मेंशन क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट का मतलब होता है वो राइट्स, वो अधिकार जो हमें गवर्नमेंट दे रही है, जिसके बिहाफ पे हम जी रहे हैं, और जिसके मतलब कि साथ चल के हमें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें इक्वालिटी का एक राइट मिला हुआ। इक्वालिटी का मतलब ये है कि हम इक्वल हैं प्रत्येक सिटीजन के साथ, यानी कि कोई भी हमें धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर अलग नहीं कर सकता है। हमें ये राइट मिला हुआ है कि हम इक्वल हैं, किसी भी स्कूल में हम एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी यूनियन के हम मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, थोड़े टर्म कंडीशन होते हैं, उनको अप्लाई करना पड़ता है, उनको फॉलो करना पड़ता है। आफ्टर देन हम कोई भी काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल राइट कौन सा है, इक्वालिटी का है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ठीक है, 7 थे जिसमें एक को हटा दिया गया, 6 बचे हैं। जब भी इसका न्यू टॉपिक आएगा उसके अंदर हम इसको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि फंडामेंटल राइट लिया कहाँ से गया, यूएसए से,
पार्ट नंबर 3 है, आर्टिकल नंबर जो है 12 to 35 है। अब देखो याद करने का तरीका, जो यूएस है उसको अमेरिका लिखा जाता है, अमेरिका को आ से लिखते हैं। अब इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ तो किस तरीके का ये दिखाई देता है, ये 3 नंबर के तरीके से दिखाई देता है। इसी 3 नंबर से हमको याद क्या रखना है, पार्ट नंबर जो 3 है वो क्या बता रहा है, क्या शो कर रहा है, वो कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फीचर था लास्ट, कौन सा, फंडामेंटल राइट। आज के लेक्चर का ये लास्ट फीचर था। आई होप कि ये सारे के सारे आपको फीचर समझ में आए होंगे। एक बार फिर थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। पहला हमने फीचर पढ़ा क्या, सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संप्रभु संविधान। दूसरा पढ़ा हमने प्रियम्बल। थर्ड पढ़ा हमने लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ था हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फिफ्थ था हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड सिक्स्थ है हमारा फंडामेंटल राइट। ये 6 फीचर्स आज हमने पढ़े हैं, जिसमें से मेन इंपॉर्टेंट मेजर जो क्वेश्चंस हैं उनको एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन आ सकता है क्या कि फंडामेंटल राइट किस में मेंशन किए गए हैं, तो आर्टिकल नंबर 12 to 35 पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन आ जाता है कि जो फंडामेंटल राइट है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो वो लिए गए हैं कहाँ से, यूएसए से लिए गए हैं। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि भी जो स्ट्रक्चरल कमेटी थी, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कमेटी बनी थी, उसके हेड कौन थे, उसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी कंट्री का है, तो इंडिया यानी कि हमारा है। क्वेश्चन आ जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट करने में कितना टाइम लगा, तो ईयर लगे थे 2 और जो मंथ लगे थे 11 और डेज लगे थे 18। इन पूरे टाइम के अंदर हमारे भीमराव अंबेडकर जी और उनकी जितने भी कमेटी मेंबर थे वो अलग अलग जगह गए, अलग अलग कंट्री में गए। वहाँ से जो जो चीज़ें हमको अच्छी लगी वो चीज़ें हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल दी और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक बहुत ही लार्ज रूप, एक बहुत बिग साइज दे दिया। और आज आपको पता है कि एट प्रेजेंट हमारे पास कितने आर्टिकल हैं, आर्टिकल हैं 470। कितने पार्ट्स हैं, 25 पार्ट्स हैं। अमेंडमेंट कितने लग चुके हैं अब तक, 104 लग चुका है। लास्ट लगा था ये 25 जनवरी 2020 को। SC ST की सीट लोकसभा से रिलेटेड है ये। और GST का जो अमेंडमेंट नंबर लगा था वो 101 था, 2016 के अंदर लगा था। तो ये सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं। आई होप कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है या आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट मुझे कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और रही बात इनको सीखने की, तो देखिए सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। क्या है, हमें बनना पड़ेगा स्मार्ट। अगर हम किसी से आगे चलना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें वो एडवांस चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, वो एडवांस मटेरियल लाना पड़ेगा जो हमारे आस पड़ोस में नहीं है। और वो एडवांस जो चीज़ें, एडवांस मटेरियल, स्टडी मटेरियल जो प्रोवाइड करवाऊंगा वो मैं खुद करवाऊंगा, ताकि आपके अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकें। हमें स्मार्टर बनना है, स्मार्टर बनने के लिए हमें स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। और स्मार्ट स्टडी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हर चीज़ को बारीकी से, बहुत बारीकी से प्रैक्टिकली उसका नॉलेज लेना पड़ेगा। तभी हम क्या कर सकते हैं, पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट को समझ सकते हैं, हमारे गवर्नमेंट के सिस्टम को समझ सकते हैं, हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझ सकते हैं। सो फाइनली आज का लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इससे आगे के फीचर, उन फीचर्स में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा गया है, कहाँ कहाँ से वो लिए गए हैं, उनमें क्या क्या मेंशन किया गया है। सो थैंक यू सो मच। आज आपने मेरा ये वीडियो देखा तो बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।